चाहता था, लेकिन घर वालों को देखकर मुझे याद आया कि सब काम मुझे ही करने होते हैं। कभी सब्जी लाने के लिए कहते, कभी दूध खत्म होने की शिकायत होती। मैंने जो आराम करने की योजना बनाई थी वह बिल्कुल नहीं हो रही थी। दोस्तों के साथ कुछ मजेदार कार्यक्रम बनाने की कोशिश की, लेकिन सबकी किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो भी नहीं हो सका। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि अपनी मौसी के घर चलो, कुछ सामान भिजवाने हैं और वह भी तुम्हें बार बार बुला रही है। मौसी जयपुर में रहती थी और मुझे वहाँ जाना कभी पसंद नहीं आया। पिछले 4 साल में मैं उनके घर नहीं गया था। आमतौर पर मैं इनकार कर देता, लेकिन फिर सोचा कि घर पर रहकर तो अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने मौसी के घर जाने का फैसला किया। इससे मेरी छुट्टियाँ भी बेकार नहीं जाएंगी और वहाँ थोड़ी तारीफ भी हो जाएगी। 2 दिन बाद मैं मौसी के घर के लिए रवाना हो गया। उनका घर जयपुर के एक छोटे से मोहल्ले में था। मुझे देखकर मौसी बहुत खुश हो गयीं। उनकी 2 संतानें थी, बड़ी बेटी 17 साल की और बेटा 15 साल का। दोनों स्कूल गए हुए थे और मौसी भी घर पर नहीं थी। उन्होंने बताया कि मेरे मौसा का एक दूसरे शहर में तबादला हो गया है, इसलिए वह सिर्फ 1 हफ्ते में ही दिन में आते हैं। खाने पीने से फ्री होकर मैंने समय बिताने के लिए छत पर जाने का सोचा। छत पर काफी खुला स्थान था और एक तरफ 2 कमरे थे। इनमें से एक कमरा स्टोर बना हुआ था और दूसरे का हाल ऐसा था कि शायद कभी कभार सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस कमरे के बीच में एक छोटा सा पलंग बिछा था, जिसके दोनों तरफ बिस्तर लगे हुए थे। छत के एक कोने में एक छोटा सा वॉशरूम था, जो बहुत कम इस्तेमाल में लगता था। मैं छत की दीवारों से झाँक कर मोहल्ले का जायजा ले रहा था, लेकिन कोई खास दिलचस्प चीज नजर नहीं आई। नीचे आकर मौसी से बातें करने में मशरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाजा खुला और सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी चिट्टी बेहद खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके अंदाज से मुझे पता चल गया कि वह मौसी की बेटी है। अगर उसे कहीं और देखा होता तो शायद पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी रंगत गोरी, चेहरा बेदाग और लंबे घने बाल थे, जिन्हें उसने छोटी सी चोटी में बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, जो उसकी दूधिया त्वचा और जवानी की शुरुआत का प्रमाण दे रहा था। उसने आकर मुझे नमस्ते किया, जिसका मैंने अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने खास कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वह अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई में जुट गई। मैंने उससे पढ़ाई की बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बातों का बेरुखी से जवाब देती रही, जैसे उसकी कोई दिलचस्पी ही न हो। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है और इस समय उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैं मौसी और उनके बेटे सुनील के साथ बातें करने लगा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ खिंचता जा रहा था। वह मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं उतना ही उसके करीब जाने का बहाना ढूंढ रहा था। मेरे मन में उसके बारे में कोई गलत ख्याल नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं उसकी ओर आकर्षित हो रहा था और चाहता था कि वह मुझसे बात करे। लेकिन वह अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो रहा हो। रात को सब लोग छत पर सोने के लिए चले गए। मौसी ने मेरे लिए एक कोने में चारपाई पर बिस्तर लगा दिया और वह मौसी के करीब वाली चारपाई पर सोने लगी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं लेटा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। अंधेरे में उसकी तरफ देखना मुझे अजीब सा सुकून दे रहा था। ना जाने कब मुझे नींद आई, लेकिन सुबह मौसी के जगाने पर आँख खुली तो सबसे पहले उसी को देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह शायद स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन उसके लौटने का इंतजार करता रहा। जब वह वापस आई तो फिर से वैसी ही बेरुखी से पेश आई और अपनी पढ़ाई में लग गई। उसकी यह दूरी मुझे खटकने लगी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे प्रभावित करूं। शाम को मैं रिया के साथ बाजार गया और उसके लिए कुछ सामान खरीदा। वहां से मैंने उस लड़की के लिए भी एक चॉकलेट ली, लेकिन जब मैंने उसे चॉकलेट दी तो उसने कह दिया कि उसे चॉकलेट पसंद नहीं है। दोबारा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी और जितना वह मुझसे अजनबी जैसा बर्ताव कर रही थी, मेरे दिल में उसके लिए उतनी ही ज्यादा तड़प बढ़ रही थी। रिया हमेशा बाहर जाने का बहाना ढूंढती रहती, लेकिन मेरा दिल उसके सामने से हटने का नहीं करता था। बस यही चाहता था कि हर पल उसी को देखता रहूं। उस रात भी हम सब छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। मौसी ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ।
बिजली न होने की वजह से कमरे में घना अंधेरा था। मैं धीरे धीरे चलते हुए पलंग के पास पहुंचा और दीवार के साथ लगकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। कुछ समय बाद अचानक बिजली की गरज सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई और भी लेटा हुआ है। कमरे में अभी तक लाइट नहीं आई थी और अंधेरा छाया हुआ था। मुझे लगा शायद रिया मेरे साथ आकर लेट गई है। अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसकी हल्की रोशनी में मैंने देखा कि मेरे साथ रिया नहीं बल्कि उसका भाई लेटा हुआ है। मेरी तो सांसें थम सी गईं। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं जड़ हो गया हूँ। वह बिल्कुल मेरे करीब था और मैं घबराहट में सीधा लेट गया। कई मिनटों तक मैं बिना हिले डुले उसी हालत में पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को सामान्य किया। मेरे दिल में उसे छूने की इच्छा हुई, लेकिन डर था कि अगर उसकी आंख खुल गई तो कोई समस्या न हो जाए। मैंने समझा कि वह गलती से यहाँ आकर लेट गया है, जानबूझकर नहीं। मैंने सोचा कि उसे जगाना चाहिए ताकि वह अपनी गलती समझ सके। इसलिए मैंने नींद में करवट लेने के बहाने धीरे से अपना हाथ उसके बाजू पर रखा ताकि उसकी आंख खुल जाए। जैसे ही मेरा हाथ उसके बाजू से टकराया, मुझे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसकी त्वचा नरम और रेशमी सी थी। मेरे हाथ से उसकी आंख खुल गई। वह जल्दी से बैठ गया और अंधेरे में मेरी तरफ देखने लगा, मानो यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं गहरी नींद का नाटक करता रहा। मेरी धीमी सांसों से उसने अंदाजा लगाया कि वह गलती से मेरे पास आकर सो गया है। वह बिना कोई आवाज किए जल्दी से उठा, अपनी चादर उठाई और पलंग की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। मैंने ठंडी सांस ली और खुद से सवाल करने लगा कि उसे जगाने की क्या जरूरत थी। कम से कम वो मेरे पास तो लेटी हुई थी। अब पता नहीं ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा या नहीं। अगले दिन उसने पहले की तरह ही बर्ताव किया। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि रात की कोई बात उस पर असर कर रही हो। वो पहले से भी ज्यादा अपनी पढ़ाई में मशगूल थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। उसने बताया कि अगले दिन उसका गणित का पेपर है और वह गणित में कमजोर है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तैयारी करवा दूंगा। ये सुनकर उसकी आंखों में थोड़ी राहत दिखी। मैंने उस रात देर तक बैठकर उसे गणित की तैयारी करवाई। इस दौरान कई बार मेरा हाथ उसके हाथ से छू गया और हर बार मेरे दिल में हलचल मच जाती। धीरे धीरे वह मुझसे थोड़ा खुलने लगी थी। अगले दिन जब वह पेपर देने के बाद वापस आई तो वह बहुत खुश लग रही थी। मैंने पूछा, कैसा हुआ पेपर? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ और अब मेरे सारे पेपर खत्म हो गए हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर शुक्रिया अदा किया। उसका नर्म और मुलायम हाथ मेरे हाथ में था और मैं जैसे खुद को खो बैठा। इसके बाद वह मेरे साथ बहुत ही दोस्ताना हो गई थी। अगले 2 दिनों तक हम लोगों ने खूब बातें की और मजे किए। फिर एक रात बारिश हो रही थी और मौसी ने मुझे फिर से अंदर आकर सोने के लिए कहा। मैं कमरे में पलंग के दूसरी तरफ सोने के लिए चला गया, जहां वो पहले से सोई हुई थी। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। अचानक बिजली चमकी और उस हल्की रोशनी में मुझे लगा कि मेरे साथ रिया के बजाय वही लेटी हुई है। मैं जैसे सन्न रह गया। कुछ देर ऐसे ही लेटा रहा और फिर सोचा कि उसे जगाना ठीक नहीं होगा, वरना सुबह मौसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगी। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके बाजू पर रखा, जैसे गलती से नींद में छू गया हो। वह थोड़ी देर के लिए उठी, मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा लेट गई। मैं वैसे ही सीधा लेटा रहा और सोने का नाटक करता रहा। मेरे और उसके बीच में बस थोड़ी सी दूरी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। जैसे ही मैंने हाथ रखा, मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैंने कुछ देर तक उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद में सो रही हो। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और मैं चादर के ऊपर से ही उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा था। लगभग 15 मिनट तक मैंने चादर के ऊपर से ही उसके हाथ पैरों को छुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कमरे में घना अंधेरा था और बाहर तेज बारिश की आवाज गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ती गई और मैं थोड़ा और करीब सरक आया। अब हमारे बीच की दूरी बेहद कम हो गई थी।
जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया, उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, लेकिन मैंने कोई हरकत नहीं की और यूं ही लेटा रहा। अब भी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। फिर वह सीधी होकर लेटी और मेरे हाथ को अपने हाथों में थामे रही। उसके ऐसा करने से मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन मैंने अब भी कोई हरकत नहीं की। कुछ देर तक वह मेरा हाथ अपने हाथों में लिए रही। फिर वह मेरे करीब आई और धीरे से मेरे कान में कहने लगी, मैं पास वाले स्टोर रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाना। इतना कहकर वह उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसकी यह बात सुनकर मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। जो लड़की मुझसे पहले कभी ढंग से बात भी नहीं करती थी, वह अब मुझे रात के इस पहर में अकेले मिलने के लिए कह रही थी। कमरे में अब भी अंधेरा था और मौसी गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। मैंने धीरे से उठकर कमरे से बाहर कदम रखा, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टटोलते हुए मैं स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं स्टोर के अंदर पहुंचा, वह दरवाजे पर खड़ी थी और मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने मुझे अंदर खींच लिया और पलंग की ओर ले जाने लगी। लेकिन अफसोस, मैं उसके साथ बस 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं बिता पाया। उसके बाद मैं कमरे में लौट आया और मौसी के पास सो गया। वह भी वापस आकर अपनी जगह सो गई। अगले कुछ देर तक यही सब चलता रहा और फिर जब सुबह मैं घर के लिए निकलने लगा तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसके करीब गया और कहा, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं घर पहुंचते ही मम्मी को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। मेरी बात सुनकर उसने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। मैंने उसके आंसू पोंछे और घर लौट आया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी माँ पापा से उसके घर रिश्ते की बात करने को कहा। मेरे माता पिता को भी कोई एतराज नहीं था और मेरी मौसी ने भी हमारी शादी के लिए रजामंदी दे दी। इस तरह से हमारी शादी हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर